आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मॉडल सेट नंबर 50 के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था मॉडल सेट नंबर 49 और आज करवा रहा हूं मॉडल सेट नंबर 50। इस मॉडल सेट नंबर 50 के अंदर बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं या किसी न किसी एग्जाम्स में आएंगे। उनमें सरकारी लगा लो या प्राइवेट, दोनों ही आ जाते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शुरू करता हूँ मॉडल सेट नंबर 50 का पहला प्रश्न देखिए क्या है। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? यानी ये बताना भाई, संसार में ऐसा कौन सा वृक्ष है जो जिसकी हाइट होती है सबसे ज़्यादा जाती है ऊपर। तो कौन सा वृक्ष है भाई? सिकोया नाम का एक ऐसा वृक्ष है भाई जो हाइट में संसार में सबसे लंबा है, जिसकी हाइट संसार में सबसे लंबी है, जो संसार में सबसे हाइट में सबसे ज़्यादा जाता है भाई, सिकोया। अगला है प्रोटीन का उत्पादन स्थल। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का उत्पादन स्थल या फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहते हैं? भाई? राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो राइबोसोम्स निर्माण करता है, राइबोसोम्स उत्पादन करता है प्रोटीन का। इसलिए राइबोसोम्स को उत्पादन स्थल यानी प्रोटीन उत्पादन स्थल कहते हैं या फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। किसको? राइबोसोम्स। अगला है वर्गीकरण की उदाहरण इकाई क्या होती है? यानी जो वर्गीकरण उदाहरण नहीं, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है? भाई? जाति के आधार पर हम किसी को भी वर्गीकरण करते हैं। जैसे हमने जो प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया स्पीसीज है, इनको किया है, वैसे ही जाति के आधार यानी स्पीसीज के आधार पर करते। क्या? स्पीसीज के आधार पर। अगला है वायरस बने होते हैं। वायरस किससे बने होते हैं? वायरस किससे बने होते हैं ये बताना भाई। किससे बने होते हैं? प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। प्रोटीन होता है या न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, उनसे बने होते हैं वायरस। किससे? प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं हम वायरस में। अगला है सूर का गर्भाविधि कितने समय का होता है? गर्भाविधि यानी जो सूर होता है भाई, वो भाई बच्चे को कितने दिन में पैदा करता है, कितने दिन तक गर्भाशय के अंदर रखता है? तो 114 दिन के बाद सूर एक यंग बेबी को जन्म देता है, यानी सूर को जन्म देता है, सूर के बच्चे को, छोटे को। तो कितने दिन के बाद देता है? 114 दिन के बाद। अगला है रुधिर वर्ग। जो रुधिर है यानी खून है हमारा, ब्लड है, ये बताना है। ब्लड ओ है तो ये बताना है धारण करने वाले व्यक्ति, ब्लड ओ धारण करने वाला व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन उत्पादन नहीं पाया जाता? यानी ये बताना है जो भाई ब्लड ग्रुप ओ लेगा ना व्यक्ति, जो ब्लड ग्रुप ओ लेगा तो उसमें कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता? कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो भाई कौन सा? एंटीजन नहीं पाया जाता भाई। जो ओ होता है ना ब्लड ग्रुप, उसके अंदर न ही ए का एंटीजन पाया जाता है, न ही बी का एंटीजन पाया जाता है। इसके अंदर एंटीजन होते ही नहीं है, ओ के अंदर एंटीजन होते ही नहीं है। इसलिए जो ओ होता है, ओ भाई सबको अपना खून दे सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर है भाई, यूनिवर्सल डोनर। और ए भी है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी ये सबका खून ले सकता है, ये सबको खून दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता। एंटीजन जंतुओं में कोनाइन, जो जंतु होते हैं उनमें कोनाइन नहीं, जंतुओं में कैनाइन दांत का उपयोग किसमें
होता है। जो कैनाइन दांत होते हैं भाई, जो जीव जंतु होते हैं उनमें कैनाइन दांत होते हैं। तो कैनाइन दांतों का उपयोग कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? मांस फाड़ने व फाड़ने के लिए, मांस पकड़ने, फाड़ने नहीं, मांस पकड़ने व फाड़ने के लिए। जो हमारे अंदर दांत होते हैं वो भाई मांस फाड़ने या मांस पकड़ने या फाड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं। परंतु मनुष्य को कभी भी मांस नहीं खाना चाहिए भाई, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। तो इसलिए सिर्फ हरी सब्जियां और रोटी ही खानी चाहिए। परंतु इसमें कैनाइन दांत बूझे गए हैं, वो भी जंतुओं में। तो भाई जंतुओं में तो सभी आ जाते हैं। सभी तो क्या करते हैं इसका मतलब जो कैनाइन दांत का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं? मांस पकड़ने व फाड़ने के लिए। फाड़ने में तो सब कुछ आ जाता है भाई। जो रोटियां खाते हैं वो भी हमें टुकड़ों में तोड़ते हैं ना, तो वो भी फाड़ने के लिए भाई। और यहाँ पर रोटी पकड़ने व फाड़ने के लिए। तो ये सब कुछ आ जाता है भाई यहाँ पर। ये अगला है केंचुए की कितनी आंखें होती है? जो केंचुआ होता है, केंचुआ, तो उनमें कितनी आंखें होती है भाई? कितनी होती है? कोई नेत्र नहीं होती है। जो केंचुआ होता है, केंचुआ, उनमें भाई कोई भी आंखें नहीं होती। आंखें होती भी नहीं भाई। ये नहीं कि आंखें होती हैं, कोई भी आंखें नहीं होती भाई। ब्लाइंड होता फुली। हाइड्रोपो हाइड्रोपोनिकस हाइड्रोपोनिकस किसे कहते हैं? हाइड्रोपोनिकस किसे कहते हैं ये बताना भाई। किसे कहते हैं? जलीय माध्यम में पौधा उगने को। जो जो भी भाई जल में पौधा उगेगा उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिकस। जैसे लोटस, कमल का फूल है भाई। कमल का फूल जो भाई जल में उगता है तो उसे हाइड्रोपोनिकस कहते हैं। क्यों कहते हैं? जलीय माध्यम में पौधा उगने को जो जल में उगता है उसे हाइड्रोपोनिकस कहते हैं। अगला है प्रोकायोटिक्स कोशिका। प्रोकायोटिक कोशिका किन में पाई जाती है? यानी जो प्रोकायोटिक कोशिका होती है वो किन में पाई जाती है बताना भाई। किन में पाई जाती है? जीवाणु और नीली हरी शैवाल। जो जीवाणु होते हैं या नीली हरी शैवाल होते हैं उनमें पाई जाती है प्रोकायोटिक सेल या प्रोकायोटिक कोशिकाएं। अगला है रोगों के संचारण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? यानी जो भाई रोग होते हैं, रोग क्या होते हैं? बीमारी फैलाते हैं। यानी ये बताना जो कीट होते हैं वो क्या कहलाते हैं। यानी जैसे देखा हो आपने, जो मक्खियाँ होती है वो गंदे स्थानों पर जाती है और वहाँ पर जाकर वो अपने मतलब अपने आप को दूषित कर लेती है। वहाँ पर बैक्टीरिया उनके साथ आ जाते हैं। फिर वो जहाँ पर भी खाना खुना मन रहा होगा ना वहाँ पर बैठ जाती मक्खियाँ। इससे क्या होता है? वो जो भी बैक्टीरिया बीमारी लाई है वो रोटियों पे रख देती है और हम उसे खाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। तो क्या कहते हैं उन्हें? वेक्टर। क्या कहते हैं? वेक्टर। जैसे मच्छर है, मच्छर के अंदर बीमारियां होती हैं, वो हमें काटता है और काटता है तो वो डंक के द्वारा कुछ न्यूक्लिक अम्ल छोड़ता है जो भाई बहुत ही हानिकारक होता है, जो मनुष्य को बीमार कर देता है। तो उसे क्या कहते हैं? मच्छर को वेक्टर। क्या? वेक्टर। एक माध्यम होता है भाई ये। किन्हीं दो मांसाहारी पौधों के नाम बताएं। यानी ये बताना है जो दो मांसाहारी पौधों के नाम। ऐसे पौधे जो मांस खाते हैं यानी किसी भी कीट को खा जाते हैं। तो क्या है? सेंडुयू और घटपरिणी परिणन। सेंडुयू और घटपरिणन। यहाँ पर ये स्पेलिंग थोड़ी ही दिख नहीं रही। तो इंग्लिश में क्या है? पिथीक्वेंट्स पाएगा ये पाएगी इसकी स्पेलिंग पिथीक्वेंट्स। ये देख लेना भाई। ये तो हिंदी में ये रहे नाम आपके, सिंडक्यू और घटन प्रणीकर। अगला है मछलियों में यकृत तेल। जो मछलियाँ होती है उनमें लीवर का तेल होता है, यकृत लीवर में तेल किसकी
प्रचुरता होती है। जो लीवर में तेल होता है ना, मछलियों का कह नहीं देते लीवर का तेल, तो उनमें क्या पाया जाता है, मतलब अधिक मात्रा में क्या होता है, विटामिन डी होती है भाई। जो मछलियों के लीवर के अंदर तेल होता है उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाई जाती है। विटामिन डी की मात्रा सबसे अधिक होती है मछली के तेल में, मछली के तेल में जो लीवर से निकाला जाता है, यानी यकृत। ऊँट अपने खुब्बड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? जो ऊँट होता है, ऊँट के ऊपर आपने खुब्बड़ देखा हुआ है, ऐसे डटो, ये ऐसे खुब्बड़ होता है, यहाँ पर नाड़ हो जाती है ऐसे। ये तो ये खुब्बड़ किस काम आता है ये बताना भाई। किस काम आता है? वसा के संग्रह के लिए। जो वसा होती है यानी फैट होता है उसे अपने खुब्बड़ के अंदर स्टोर करके रखता है, ताकि जब खाना ना मिले तो उसका उपयोग वे खाने के लिए कर सकें। तो वसा के संग्रह यानी वसा को इकट्ठा कर लेता है। थैलीसेमिया यानी दोबारा देखो, थैलेसेमिया के रोग, थैलेसीमिया रोगी के शरीर में किसके संलक्षण की अक्षमता नहीं होती? यानी जो थैलेसेमिया बीमारी होती है उसमें बताना शरीर में किसके संलक्षण की अक्षमता नहीं होती। क्या नहीं होती? हीमोग्लोबिन। जो भाई जिसके अंदर भी ये बीमारी होगी ना थैलेसीमिया, तो भाई उसके अंदर क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन है वो भाई बन नहीं पाएंगे। हीमोग्लोबिन का जो बनने की प्रोसेस है वो कम हो जाएगी ना, तो जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो ये ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होगी। कैसे? हीमोग्लोबिन ही हमारे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होगी। ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो हमारा शरीर अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो भाई हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से कौन सा रोग हो जाता है? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया रोग में हीमोग्लोबिन की जो उत्पादन है उस उत्पादन में कमी आ जाती है, यह आप ध्यान रखना। अगला है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण के लिए किसकी उत्पत्ति आवश्यक होती है? यानी लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी, आरबीसी ना, आरबीसी के निर्माण में ये बताना किसकी आवश्यकता अधिक होती है, किसकी जरूरत होती है? किसकी? फाइलिक अम्ल की। फाइलिक अम्ल एक ऐसा अम्ल होता है जो लाल रक्त कणिका यानी रेड ब्लड सेल के उत्पादन यानी निर्माण में सहायक होता है। क्या होता है? फाइलिक अम्ल। फाइलिक अम्ल, यह आप ध्यान रखना। अगला क्या है? शरीर के द्रव, जो शरीर के द्रव है, द्रव में जल और नमक के मिश्रण में नियमन को क्या कहा जाता है? यानी जो हमारा शरीर होता है, शरीर के अंदर द्रव पदार्थ होते हैं, जल और नमक होते हैं जो घुले होते हैं, ये बताना उसके मिश्रण के नियमन को क्या कहते हैं? यानी जो जल और नमक होगा जो मिक्स हो जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे भाई? ओसोमो रेगुलेशन। ओसोमो रेगुलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ओसोमो रेगुलेशन। शरीर के द्रव में नमक और जल के मिश्रण को क्या कहेंगे? ओसोमो रेगुलेशन। अगला है दर्द दूर करने वाली दवा कहलाती है। जो दर्द दूर करती है यानी जो दर्द होता है हमारे शरीर में, कहीं पर भी लगा लो, सिर में दर्द, पाँव में, हाथों में, जहाँ भी दर्द होगा तो उस दर्द कम करने वाली दवा को क्या कहेंगे हम? ये उसका नाम बताना भाई। क्या कहेंगे? ये देखें, कहेंगे एनाजेलिक। एनाजेसिक, एनाजेलिक नहीं, एनाजेसिक। कह नहीं देते भाई इन्हें एनाजेसिक का टीका लगाओ या एनाजेसिक दवाई दो, क्योंकि उसका दर्द होता है वो कम हो जाता है। दर्द दूर करने वाली दवा को क्या कहते हैं? एनाजेसिक। एनाजेसिक कहेंगे। क्या कहेंगे? एनाजेसिक।
तो इस वीडियो में यही प्रश्न थे। आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाला जो भी मैं नोटिफिकेशन इस चैनल पे डालूं आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और थैंक्स फॉर वॉचिंग।